और असम के सिलचर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं। आपको फिर से भरोसा देता हूं, कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक उसमें से नहीं छूटेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको मेरी बात पर भरोसा है? पूरा भरोसा है? आपके इतने आशीर्वाद हैं तो ये सब होके रहेगा। आप में से अनेक लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दिक्कतें आई हैं, कुछ कठिनाइयां हुई हैं, कुछ चिंता रही है। मुझे इसका पूरा पूरा एहसास है। लेकिन दशकों से लटका ये फैसला अगर जमीन पर उतार पा रहा है तो इसके पीछे आप सभी का त्याग और समर्पण, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। वो तमाम चुनौतियों के बावजूद इस बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। सामान्य नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, सबकी सुनवाई हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, एनआरसी की पूरी प्रक्रिया आसान हो, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से विशेष आग्रह किया था। सरकार ने रिलीफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, कैंप इनमेट सर्टिफिकेट और अन्य सरकारी रसीदों, नोटिस, सरकारी आदेशों को भी नागरिकता के क्लेम के लिए स्वीकार करने को कहा था। और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आग्रह को माना, जिससे लाखों लोगों की मुश्किलें आसान हुई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उस पर भी आगे बढ़ रही है। ये बिल भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में यदि कहीं भी मां भारती में आस्था रखने वाले किसी बेटे बेटी को प्रताड़ित किया जाएगा तो वो कहां जाएगा? क्या उसके पासपोर्ट का रंग ही देखा जाएगा? क्या रक्त का कोई रिश्ता नहीं होता है? देश का विभाजन हुआ, लोगों ने विभाजन करने वालों पर भरोसा किया। कुछ लोगों को वहां की धरती से लगाव था, अपने घरों से लगाव था, वो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया, वो वहीं बसे रहे। लेकिन जिन इरादों के साथ विभाजन किया गया था, उन्हीं इरादों से उनके जहन को तोड़ने का प्रयास किया गया। ऐसी परिस्थिति में
क्या मां भारती अपने बेटे बेटी को, अपने बच्चों को अपने आंचल में जगह नहीं देगी? उनकी पुकार नहीं सुनेगी? ठीक है, अतीत में गलतियां हुई होगी। विभाजन के समय की नीतियों में जो कमियां रही, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन गलतियों का प्रायश्चित आवश्यक है। साथियों, इसी सोच के साथ बहुत मंथन के बाद, हर कसौटी पर कसने के बाद, हर पहलू पर सोचने के बाद, अथक परिश्रम के बाद 2016 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये कोई उपकार नहीं है। ये अतीत में जो अन्याय हुआ है उसका प्रायश्चित है। जो मां भारती मां श्रद्धा रखते हैं उन पर यह बड़ा दायित्व है। मुझे उम्मीद है कि बिल जल्द से जल्द संसद से पास होगा और भारत मां में आस्था रखने वालों के सभी हितों की रक्षा करेगा। भाइयों और बहनों, आपसे बात करते हुए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने उन सभी शक्तियों की साजिशों को असफल कर दिया जो समाज में दरार डालना चाहती थी। यही असम की पहचान है, यही असम की परिपाटी रही है। दुख तो तब होता है जब कुछ राजनीतिक दल असम और देश के स्वभाव को आंकने में असमर्थ रहते। इन दलों को असम ने, देश ने लंबे समय तक सामान्य मानवीय से जुड़ी समस्याओं को समाधान करने के लिए अवसर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की चिंता की, तुष्टीकरण की चिंता की, असम के लोगों की चिंता नहीं की। साथियों, वोट के लिए देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश के संसाधनों और देश की सांस्कृतिक विरासत से समझौता हमारे रहते हुए कभी नहीं होगा। और इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। असम सिर्फ एक भूभाग नहीं है, असम सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि अपार संसाधनों से भरा हुआ और समृद्ध संस्कृति का एक जीवंत जीता जागता प्रतीक है। यहां की परंपरा, यहां की भाषा, यहां का खान पान, यहां के संसाधन यानी असमिया हकों को पूरी तरह संरक्षित रखते हुए सबका साथ, सबका विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए जो भी प्रावधान संविधान में, कानून में सरकार को करने पड़ेंगे वो भी किए जाएंगे। भाइयों और बहनों, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए असमिया का जो प्राइड है, बराक वैली का प्राइड है,
ब्रह्मपुत्रा वैली का प्राइड है, उसे ध्यान में रखते हुए 2 दिन पहले ही सरकार ने असम के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। असम एकॉर्ड कब हुआ था आपको याद है ना? असम एकॉर्ड के क्लॉज 6 जो 30-35 साल से लटका हुआ था, उसको लागू करने का फैसला हमारी सरकार ने कर लिया है। इससे असम की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा और विरासत को सुरक्षा, संरक्षण और सशक्त करने का मार्ग मजबूत होगा। एक उच्च स्तरीय कमेटी यहां के सभी स्टेक होल्डर से बात करके आगे का रास्ता साफ करेगी, रोड मैप तैयार करेगी। आप सभी को, असम के हर नागरिक को लंबे इंतजार के बाद मिली सुरक्षा के लिए मैं सभी असम वासियों को आज रूबरू आकर के हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं फिर कहूंगा, असम के हर वर्ग, हर कोने के समग्र और संतुलित विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समर्पित है। साथियों, एक सोच वो है जो अपने परिवार के भविष्य के लिए विरासत छोड़ती है, धन छोड़ती है, संसाधन छोड़ती है। हमारे संस्कार वैसे नहीं है। हमारे लिए सत्ता से भी ऊपर हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारे 130 करोड़ नागरिक हैं। हम देश के बेहतर वर्तमान और शानदार भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की विरासत तैयार करना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि देश के लोगों का जीवन आसान हो, व्यापार कारोबार करना सरल हो, कोई भी क्षेत्र हो या व्यक्ति, सबका संतुलित विकास हो, बेहतर रोजगार का निर्माण हो। यही एक रास्ता है नए भारत की युवा ऊर्जा और युवा आकांक्षाओं को पूरा करने का। आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार इसी दिशा में एक ईमानदार कोशिश कर रही है। भाई और बहनों, न्यू इंडिया का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हम निरंतर जुटे हुए हैं। इसमें भी देश का पूर्वी हिस्सा, हमारा नॉर्थ ईस्ट अगुवाई करने वाला है। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का एक गंभीर प्रयास बीते 4.5 वर्षों से चल रहा है। 10 दिन पहले ही मैं बोगीबील में था। वहां भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज का लोकार्पण किया गया। आप सभी ने भी देखा होगा उस एक प्रोजेक्ट की चर्चा किस प्रकार देश और दुनिया में हुई है। बोगीबील हो या फिर भूपेन हजारिका सेतु, देश के ये दोनों बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यही हमारी आसाम की धरती पे है। बरसों से अटके इन दोनों प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और देश को समर्पित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को ही मिला है। भाई और बहनों, असम और नॉर्थ ईस्ट के जीवन को आसान करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी सोच के साथ ब्रह्मपुत्र पर नए पुलों का निर्माण करने का काम सरकार कर रही है। दूर दराज के क्षेत्रों को शहरों की बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो,
वाटरवे हो या फिर हाईवे हो, हर स्तर पर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। बीते 4.5 वर्ष के दौरान असम में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करीब 700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 400 किलोमीटर से अधिक की सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है। साथियों, यहां बराक वैली में भी नेशनल हाईवे, पुलों और गांवों की कनेक्टिविटी के अनेक प्रोजेक्ट बीते 4.5 वर्षों में पूरे हो चुके हैं। और अयोध्या में राम मंदिर के मामले को एक बार फिर से तारीख मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आज एक अहम बात भी कही। राम मंदिर पर फिर नई तारीख। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को अयोध्या मामले पर सुनवाई होगी। अयोध्या मामले पर 3 जजों की नई बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद। राम मंदिर मामले पर रोज सुनवाई होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच तय करेगी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर फिर नई तारीख मिल गई है। अयोध्या मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर अब 10 जनवरी को सुनवाई होगी। अयोध्या मामले पर आगे की सुनवाई के लिए 3 जजों की नई बेंच का भी गठन किया जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस बेंच के जज तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच 10 जनवरी को यह तय करेगी कि राम मंदिर मामले पर रोज सुनवाई होगी या नहीं। 1 स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि अभी तक एप्रोप्रिएट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी और चीफ जस्टिस ने यही कहा है कि 10 जनवरी को हम ये मैटर लगा रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि एप्रोप्रिएट बेंच इसमें हमने फर्दर ऑर्डर क्या पास करेगी। तो 10 जनवरी को ये मैटर अब एप्रोप्रिएट बेंच विशेष पीठ के सामने लगाया जाए। आज अदालत ने यह तय कर दिया कि 10 जनवरी 2019 से अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी और 10 तारीख को जो बेंच बनेगी वो बेंच ये तय करेगी कि इसको डे टू डे सुना जाए या पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सुना जाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस मामले की सुनवाई 10 तारीख से शुरू। आज की सुनवाई बिल्कुल ठीक हुई। वो लगा था फॉर फिक्सेशन ऑफ डेट ऑफ हियरिंग बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच। चीफ जस्टिस ने डेट फिक्स कर दी 10 जनवरी बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच। तो इसमें कोई ज़्यादा वक्त लगने की जरूरत नहीं। तिथि तय करने के लिए सुनवाई होगी और आज तिथि तय तब हो गया 10 तारीख और उस दिन बेंच जो बैठेगी वो कॉज लिस्ट में आ जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने साफ कहा कि कांग्रेस इस फैसले को टालना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामला टलने से बीजेपी नेताओं में निराशा। कांग्रेस पर आरोप लगाए। विनय कटियार ने कांग्रेस पर अयोध्या मामले को टालने का आरोप लगाया। कटियार ने कहा, लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर का मामला टालने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, महेश शर्मा और रामविलास वेदांती ने सुप्रीम कोर्ट से निराशा जताई। बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या मामले पर फैसला आने की उम्मीद है। रामविलास वेदांती ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल उठाया। अयोध्या मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया है। विनय कटियार ने कहा, कांग्रेस राम मंदिर मामले को लोकसभा चुनाव तक टालना चाहती है। वहीं रामविलास वेदांती ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही सवाल उठा दिए। वेदांती ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट पर निराशा जताई। हमको लगता है ये सब चुनाव के बाद करने की एक्सरसाइज है और ये सब कुछ कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस के जो वकील लोग हैं वो सब विलम्ब करा रहे हैं। तो जानबूझकर कांग्रेस की इशारे पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने इस प्रकार का काम किया है। हिंदू धर्मावलंबियों पर ठेस पहुंचाने के लिए यह कदम जजों का ठीक नहीं है। 100 करोड़ हिंदू आहत है, निराश है, दुखित। अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मंदिर बनाने के लिए।
इससे बड़ा दुर्दिन और क्या होगा भारत के हिंदू। एक भव्य राम मंदिर बनने के रास्ते में जो भी अड़चने आएंगी, उन अड़चनों को पूरा करने के लिए, हटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया जाए। वहीं शिवसेना ने कहा, अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए सरकार को सिर्फ अध्यादेश लाना चाहिए था। तारीख पे तारीख आ जाएगी, सुनवाई होगी, डे टू डे सुनवाई होगी। हमारी जो मांग रही हमेशा वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस निकालकर राम मंदिर बनाने की रही है। तो कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और सुलझाकर बनाने की। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा, अगर आप लोग इजाजत दें। कोर्ट के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। हिंदुस्तान में संविधान है, संविधान आगे चलता है। कोर्ट को फैसला करना है, सबूतों के आधार पर करना है। और अयोध्या मामले में मिली नई तारीख की बात जानकर साधु संतों का रुख नाराजगी भरा रहा। इनका कहना है कि राम मंदिर को लेकर और देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अयोध्या मामले पर नई तारीख मिलने से साधु संत नाराज हैं। प्रयागराज के कुंभ में साधु संतों की धर्म सभा होगी। राम मंदिर को लेकर 31 जनवरी को आगे की रणनीति बनाएंगे साधु संत। साधु संतों ने कहा, राम मंदिर को लेकर अब और इंतजार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर बार बार सुनवाई टलने से साधु संतों में नाराजगी। साक्षी महाराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर मामले को हल्के में ले रहा है। अयोध्या मामले पर फिर सुनवाई टलने से साधु संतों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। संतों का कहना है कि राम मंदिर मामले पर अब और इंतजार नहीं कर सकते। 31 जनवरी को प्रयागराज के कुंभ में साधु संतों की धर्म सभा होगी, जिसमें राम मंदिर पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। कछुआ का चाल चल रहा है, ऊंचा चाव लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने आदमी, रामचंद्र प्रभांत मर गए, गोपाल सिंह विशारद मर गए, महंत विजयनाथ मर गए, बिशन चंद्र सेठ मर गए हैं। लेकिन रह गए, अब ज्यादा समय तक हम इंतजार नहीं करेंगे। उनके उस स्वरूप को स्मरण करके रुलाई आती कि प्रभु आपकी लीला बहुत विचित्र है और आप किस राजमहल में रहे जिसको देख करके कुबेर भी लज्जित होता था। आज आप टाट पट्टी में हैं। उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान में लेकर डे टू डे सुनवाई करके जल्द से जल्द फैसला देना चाहिए। नहीं तो अभी आने वाला कुंभ जो है, कुंभ में करोड़ों राम भक्त इकट्ठा होंगे, लाखों साधु संत इकट्ठा होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश का खराब हो और साधु संत उग्र हो जाएं और शक्ति के बल पे कूच करें अयोध्या में। और वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हल्के में ले रहा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट बहुत हल्के में ले रहा है। दुर्भाग्य है ये देश का। रामलला टाट में है और सारे सांसद ठाट में हैं। एक सांसद को 24 घंटे के लिए किसी टेंट में रख दिया जाए, सवेरे वो मरा मिलेगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा। और भगवान हमारे 26 वर्षों स्टार्ट में बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और मणिपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने इम्फाल में लोगों को संबोधित किया और पूर्वोत्तर में विकास नहीं करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। 10 दिन में दूसरी बार पूर्वोत्तर के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। पिछली सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। इम्फाल में पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर न्यू इंडिया के विकास का द्वार बन रहा है। आज पीएम मोदी असम और मणिपुर के दौरे पर है। कई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने मणिपुर को 125 करोड़ रुपए से अधिक के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उपहार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों के रवैये ने दिल्ली को पूर्वोत्तर के लोगों से दूर कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में 30-40 साल से अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इम्फाल में 400 किलोवाट की डबल सर्किट सिल्चर इम्फाल लाइन देश को समर्पित की। पीएम मोदी के इस दौरे को 2019 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं की भी शुरुआत की। पूरा नॉर्थ ईस्ट परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। 30, 40 साल से अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा रहे हैं। आपके जीवन को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी पहुंची और राहुल गांधी को परेशान करने वाले सवाल पूछे।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कमलनाथ के बयान को लेकर घेरा। स्मृति ईरानी ने पूछा, अमेठी के लोगों से कैसे नजर मिलाएंगे राहुल गांधी। आज अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा, कमलनाथ के बयान पर चुप क्यों रहे राहुल गांधी। कमलनाथ ने कहा था, यूपी बिहार के लोगों की वजह से एमपी के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। राहुल गांधी भी 2 दिन के अमेठी दौरे पर आज शाम को पहुंचेंगे। अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर तीखा हमला किया। स्मृति ने पूछा, कमलनाथ के यूपी और बिहार विरोधी बयान पर राहुल चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा, राहुल जब अमेठी आएंगे तो यहाँ के लोगों से कैसे नजर मिलाएंगे। और ये सत्य है कि जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरियों को ना देने की बात करी, तब राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री का खंडन नहीं किया। देश की जनता को राहुल गांधी के वक्तव्य से बिल्कुल अचंभित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वही गांधी परिवार है जिसने एक न्यायालय में ये एफिडेविट दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बीजेपी के एक विधायक ने जोश में आकर अजीबोगरीब बात कह डाली। इनके मुताबिक वंदे मातरम का विरोध करने वालों को तालिबानी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी विधायक का विवादित बयान, कहा जिन्हें देश में डर लगता है उन्हें बम से उड़वा देंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में विक्रम सैनी ने कहा, वंदे मातरम नहीं कहने वाले देशद्रोही हैं। कल 151 फीट ऊंचे तिरंगा लगाने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था, उसी दौरान ये बात कही। विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी के विधायक हैं। विवाद के बाद विक्रम सैनी ने कहा, बम फोड़ने वाली बात आम भाषा है, इसे पार्टी से ना जोड़ें। विक्रम सैनी ने दोहराया, अगर देश में खतरा महसूस करते हैं तो देश छोड़कर चले जाएं। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वालों के खिलाफ कानून बनना चाहिए, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने आपत्तिजनक घोषणा शुरू कर दी। सैनी ने कहा कि ऐसे लोग देशद्रोही हैं और इन्हें बम से उड़ा देना चाहिए। भाई बम फोड़ने वाले तो मेरी आम भाषा है, मेरी गांव की भाषा। मैंने कह दिया, मुझे अगर सरकार मंत्रालय दे दो फोड़ दूंगा, 1 भी महीने का। ये भाई चोर है वे जिंदा, यहाँ देश छोड़ के चले जाएं। रहने क्या जरूरत है जब देशभक्ति की भावना उनके अंदर नहीं है। जब खतरा महसूस कर रहे हैं, जहाँ सुरक्षित है वहाँ चले जाए। कौन मना करता है उन्हें? हम तो सभी मना। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार एक वांटेड से ये पता लगाया जाएगा कि उनके तार किस किस से जुड़े। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सक्रिय आईएसआईएस मॉड्यूल का एक और संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। मेरठ के राधना गांव से नईम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कल शाम यूपी पुलिस ने संदिग्ध को एनआईए के हवाले कर दिया। नईम नाम के व्यक्ति पर आतंकी साजिश रच रहे संदिग्धों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। 26 दिसंबर को भी राधना गांव में छापेमारी हुई थी, लेकिन नईम फरार हो गया था। सूत्रों के मुताबिक नईम को गिरफ्तार कर एनआईए मेरठ से निकल गई है। अब उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। नईम नाम के इस व्यक्ति को एनआईए शिद्दत से तलाश कर रही थी। माना जा रहा है कि इसके आधार पर अब कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी और नई जानकारी सामने आ पाएगी। 26 दिसंबर से एनआईए और यूपी एटीएस ने मिलकर 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उस केस में नईम की गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है। सबरीमला मंदिर में प्रवेश को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मंदिर के गर्भगृह में घुसने में एक महिला ने नाकाम कोशिश की। सबरीमाला मंदिर में एक और महिला ने एंट्री की। केरल में हिंसक प्रदर्शन। श्रीलंका की महिला को मंदिर के गर्भगृह से पहले रोका गया। गुरुवार को राज्यपाल ने सीएम विजयन से हिंसक प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी। केरल में सबरीमाला कर्म समिति, बीजेपी और हिंदू संगठनों ने सबरीमाला को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विरोध। हिंसक प्रदर्शन में अब तक एक की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल।
कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। सबरीमाला मंदिर में एक और महिला ने एंट्री का दावा किया है, लेकिन श्रीलंका की महिला को मंदिर के गर्भगृह से पहले ही रोक दिया गया। केरल में हिंसक प्रदर्शन को लेकर राज्यपाल ने सीएम विजयन से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन में अब तक 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सीएम विजयन का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग की। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर पूरे राज्य में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बीजेपी सांसद वी मुरलीधरन ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर एनआईए से जांच की मांग की है। There has been widespread violence. There has been human rights suppressions in Kerala. The sanctity of Sabarimala temple has been disturbed by the Kerala police under the direction of the state chief minister. दिल्ली में हुई एक लापरवाही ने 7 लोगों की जान ले ली। एनडीआरएफ की टीम मलबे को टटोलती रही कि कहीं कोई व्यक्ति दबा तो नहीं रह गया, लेकिन हादसे से शायद ही किसी ने कुछ सीखा। दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट होने से इमारत की छत गिरी, 7 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में हादसा हुआ, बचाव टीम को काफी परेशानी हुई। कल रात 8:45 बजे फायर डिपार्टमेंट को हादसे की खबर मिली। घायल मजदूरों ने बताया, जर्जर बिल्डिंग में पंखों में पेंट किया जा रहा था, इसकी इजाजत नहीं थी। धमाका इतना जोरदार था कि इमारत की छत उड़ गई, 15 लोग इसमें दब गए। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर 17 लोगों को मलबे से निकाला। ये पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर का सुदर्शन पार्क। हादसा जिस जगह पर हुआ वहां का रास्ता काफी मुश्किल था। धमाके के साथ ही इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया। घायलों में इस फैक्ट्री का मालिक भी शामिल है। फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।